दक्षिण संवाद, जिसको आंग्ल भाषा में साउथ डायलॉग्स कहा जाता है। आज अपन देखेंगे कि दक्षिण संवाद क्या है और इस संवाद को स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कौन कौन से प्रयास किए गए और इस संवाद यानी डायलॉग्स की आवश्यकता क्यों हुई। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि दक्षिण संवाद से क्या तात्पर्य है, उसकी क्या मीनिंग्स हैं, इस संस्था का निर्माण क्यों किया गया। तो दक्षिण संवाद से तात्पर्य है कि विकासशील देशों के मध्य आर्थिक सहयोग के लिए विचार विमर्श करके आपसी सहयोग के आधार पर खोजी गई व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए उत्तर और दक्षिण के सहयोग के प्रयत्नों को फलीभूत करना। किंतु जो उत्तर के धनी राष्ट्र हैं, जिनको अपन विकसित राष्ट्र कहते हैं, उनकी हठधर्मिता और अड़ियल रुख के कारण कोई उत्साहजनक परिणाम सामने नहीं आए। परिणाम स्वरूप विकासशील देशों की गरीबी या निर्धनता बढ़ती गई, उनके ऋण भार बढ़ता गया, बजट घाटा बढ़ता गया, व्यापार असंतुलित हो गया। इस प्रकार उत्तर दक्षिण संयोग की जो आशाएं थी वो तिरोहित हुई या मृग मरीचिका सिद्ध हुई। परिणाम स्वरूप दक्षिणी गोलार्ध के जो राष्ट्र थे, जिन्हें अपन विकासशील राष्ट्र कहते हैं, अपने आर्थिक विकास के लिए आपसी संयोग जिसको कह सकते हैं, वो दक्षिणी आपसी संयोग जो था उस पर जोर दिया गया। विकसित राष्ट्रों पर अपनी आर्थिक आत्मनिर्भरता जो थी उसको छोड़कर स्वयं अपने पैरों पर चलने का प्रयास किया गया, स्वयं आत्मनिर्भर बनने के लिए कदम उठाए गए। इसी प्रयास का, इसी संवाद का, इसी मंच का जो नाम है वो दक्षिण संवाद है। दक्षिण संवाद का वास्तविक सूत्रपात सन 1968 में नई दिल्ली में आयोजित दूसरे अंकटाड सम्मेलन से माना जा सकता है। इसमें विकासशील राष्ट्रों ने आपसी सहयोग की आवश्यकता पर अत्यधिक बल दिया था। इसके बाद दक्षिण संयोग की अवधारणा पर सन 1970 में लुसाका सम्मेलन में विचार विमर्श हुआ। 1974 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने जब नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, जिसको नियो कहा जाता है, का आह्वान किया, तो विकासशील राष्ट्रों के आपसी संयोग का विशेष उल्लेख किया। 1975 में लीमा में हुए विदेश मंत्रियों के सम्मेलन एवं कोलंबो में 1976 में हुए निर्गुट सम्मेलन तथा चौथे अंकटाड सम्मेलन 1976 में इस अवधारणा को और अधिक पुष्ट किया गया। साथ ही ग्रुप 77 जिसकी बैठक 1979 में हुई थी, इसमें भी दक्षिण संवाद और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। मई 1981 में काराकस में विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग पर उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस विषय का भी एक नया रूप दिया गया और बड़ा प्रयास नई दिल्ली में फरवरी 1981 में 44 राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ, जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। इस सम्मेलन में दक्षिण संयोग की दिशा में सार्थक प्रयास हुए। अक्टूबर 1982 में ग्रुप 77 के मंत्रियों ने न्यूयॉर्क में ये घोषणा की कि विकासशील राष्ट्रों के मध्य जो टैक्सेशन है, प्रशुल्क जो है, वो अधिमान निर्धारित कर दिए जाएं और
आपस में सहयोग बढ़ाने के लिए हम अधिक से अधिक एक दूसरे की सहायता करें, इसी भावना को लेकर प्रयास किए गए। फिर 1986 में जो गुटनिरपेक्ष देश है उनका हरारे में सम्मेलन हुआ। इसमें उत्तर और दक्षिण संवाद के स्थान पर दक्षिण दक्षिण संवाद को स्थान दिया गया। दक्षिण दक्षिण संवाद की आवश्यकता स्पष्ट रूप से प्रतिपादित करते हुए रॉबर्ट मुगाबे ने कहा था कि दक्षिण दक्षिण सहयोग एक सामूहिक आत्मनिर्भरता को अपनाए बिना अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में सुधार संभव नहीं है। इस प्रकार इस सम्मेलन में ये स्पष्ट कर दिया गया कि दक्षिण के देश उत्तर से ज़्यादा आशाएं नहीं रखें, स्वयं जो है वो आत्मनिर्भर बने और एक दूसरे का सहयोग करें। दक्षिण दक्षिण संवाद को बढ़ावा देने के लिए उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में 1987 में वित्त मंत्रियों की बैठक हुई और इसमें भी ये तय किया गया कि जो दक्षिण के राष्ट्र हैं वो अपने आर्थिक विकास के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए, अपनी दशा सुधारने के लिए स्वयं प्रयास करें। तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंह राव का कहना था कि निर्धन देशों को आपसी सहयोग द्वारा चहुमुखी विकास के लिए प्रयास करना चाहिए, स्वयं अपने प्रयासों से अपने विकास की दिशा तय करनी चाहिए। जहाँ तक दक्षिण दक्षिण संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों का प्रश्न है तो इसको विकसित करने में, इस संवाद को विकसित करने में अंकटाड सम्मेलन की विशेष भूमिका रही है। अंकटाड की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने एक स्थायी अंग के रूप में सितंबर 1964 में की। ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में एक नया बिंदु था और इससे विश्व व्यापार के विकास को एक नई दिशा प्रदान करने का प्रयास किया गया, क्योंकि विकासशील देशों के संदर्भ में ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के अध्ययन का प्रथम बड़ा प्रयास था। वहीं दूसरा जो मंच है जिसको ग्रुप 77 कहा जाता है, सन 1960 के दशक में यूएनओ के नए सदस्यों में अफ्रीकी राज्यों की जो संख्या थी वो अत्यधिक थी और संघ के लगभग 2/3 सदस्य विकासशील तीसरी दुनिया के देशों से थे, जिन्हें ग्रुप 77 कहा गया। इस संस्था की स्थापना 1964 में हुई। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में इसकी स्थापना हुई। ग्रुप 77 का एक लघु या छोटा या मिनी ग्रुप है जिसको G24 की संज्ञा दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ और विकासशील देशों की ओर से विभिन्न तरह की वार्ताओं का आयोजन इसके माध्यम से होता है। जहाँ तक तीसरा जो मंच जो है जिसने दक्षिण दक्षिण संवाद को विशेष वजूद दिया है, विशेष मंच दिया है, विशेष भूमिका का निर्वाह किया है, वो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। जैसा कि आप जानते हैं कि गुटनिरपेक्षता के हरारे सम्मेलन ने उत्तर दक्षिण संवाद के स्थान पर दक्षिण दक्षिण संवाद के आर्थिक सहयोग पर बल दिया। ग्रुप 77 और गुटनिरपेक्ष आंदोलन दोनों ही आर्थिक और तकनीकी सहयोग के कार्यक्रम हैं। इस प्रकार गुटनिरपेक्ष देशों का जो जकार्ता सम्मेलन हुआ 1964 में, उसमें विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग की स्थापना का आह्वान किया गया। जो अंतिम संस्था जिसने दक्षिण दक्षिण संवाद को दिशा दी है उसमें दक्षिणी आयोग भी है, द साउथ कमीशंस है। हरारे गुटनिरपेक्ष जो सम्मेलन हुआ उसमें दक्षिण दक्षिण सहयोग की दिशा देने के लिए, दिशा को निर्धारित करने के लिए एक आयोग की स्थापना की जिसे दक्षिणी आयोग कहा जाता है। यह 2 अक्टूबर 1987 में स्थापित हुआ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। तंजानिया के राष्ट्रपति जूलियस न्येरेरे ने गुटनिरपेक्षता के 28 सदस्य देशों ने उस समय इसकी प्रथम अध्यक्षता संभाली थी। ये जो दक्षिणी संवाद जो है, दक्षिण दक्षिण संवाद है, ये वस्तुतः
दक्षिणी गोलार्ध के राष्ट्रों का सम्मेलन है, संवाद है। और ये जो राष्ट्र हैं आर्थिक और तकनीकी रूप से पिछड़े हुए हैं, लेकिन वो आपसी सहयोग करके नई दिशा तय कर सकते हैं। आपस में सखा भाव से, मैत्री भाव से ये अंतर्राष्ट्रीय मंच को नई दिशा दे सकते हैं।